8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपकी जो 2023-24 का जो पेपर होगा उसके लिए आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो जारी कर दिए हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन बैंक है आपके सभी विषय का, आपके 6 विषय का क्वेश्चन बैंक जारी कर दिए हैं और इनमें से ही आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये PDF डाउनलोड नहीं की तो ये मैंने आपके ऐप के ऊपर डाल रखी है, तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाके इसको देखेंगे तो आपको 8वीं क्लास के मॉडल पेपर के साथ में इसको डाल रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ लेना है। या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना और 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको जो हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा सोल्व करने वाले हैं। हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा हम सोल्व करेंगे, फिर आपके एक एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो के माध्यम से आपको जो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करवा दी। तो आज हम इसमें सबसे पहले आपका जो हिंदी का क्वेश्चन बैंक है वो सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको सभी विषय का एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी के आंसर यहाँ पे बता दूंगा और सभी के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बैंक अगर आपने अच्छे से सोल्व कर लिए, तैयार कर लिए, इनके आंसर आपने याद कर लिए, तो आप जो 80 में से जो आराम से जो 70-75 नंबर आप जो आराम से प्राप्त कर सकते हैं और हो सकता है कि आप 80 में से 80 नंबर भी ला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आपके हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये आपके सामने हिंदी का क्वेश्चन बैंक है। अब हम पहले हिंदी का क्वेश्चन बैंक का है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके अबसद का आएगा, तो इसमें आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं, इन्हीं में से आपके पेपर में आपके जो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बदलू के गाँव आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था। बदलू का जो आंगन था उसमें किसका पेड़ लगा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके नीम का। ठीक है, स वाला उत्तर इसमें से हो जाएगा। मैं आपको आपका समय खराब नहीं करते हुए डायरेक्ट जो आंसर वही बताऊंगा ताकि आपको कम समय में आप जो अधिक वीडियो देख सके, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। दूसरा प्रश्न आपके ये है कि बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो बस की यात्रा जो नामक पाठ है उसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तीसरा प्रश्न है कि दीवानों पर किस चीज़ का भार है। तो दीवानों पर असफलता का भार है, इसका उत्तर हो जाएगा असफलता का भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने कि भगवान के डाकिया किसको कहा गया है। भगवान का डाकिया किसे कहा जाता है। तो पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर स, पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा जाता है। अच्छा, ये इस पाठ की जो लेखक है उसका नाम आप कमेंट करके बताना, इस कवि का नाम क्या है। ठीक है, कवि का नाम आपको कमेंट करके बताना है। भगवान की डाकिया जो पाठ है इसके लेखक का नाम क्या है। पांचवा प्रश्न आपके ये है कि ईमानदारी को पर्याय समझा जाने लगा है। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्खता का पर्याय। जड़ते हुए को थामने के लिए कौन बैठा है। तो जड़ते हुए को थामने के लिए हाथ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, हाथ। देखो ये जो उत्तर लगा के जो PDF बनेगी उसको भी मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा, उसको ऐप से आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको जो कम समय में इसके जो आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे सारे। फिर आपके 7वां प्रश्न ये, जाऊँ लाल को दुकानों के किराए के रूप में कितने मिलते थे। तो उसको 100 रुपये महीने के मिलते थे, इसका उत्तर हो जाएगा 100 रुपये मासिक। मासिक का मतलब क्या होता है, जो महीने में एक बार होता है। मासिक का मतलब जो महीने में एक बार आता है, 30 दिन में एक बार होता है उसको मासिक कहते हैं। जो प्रतिदिन होता है उसको दैनिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार होता है उसको साप्ताहिक कहते हैं। जो 15 दिन में एक बार होता है उसको पाक्षिक कहते हैं या पखवाड़ा कहते हैं इसको। जो साल में एक बार होता है उसको वार्षिक कहते हैं। जो साल में एक बार होता है उसको हम वार्षिक कहते हैं। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, वो वार्षिक परीक्षा आपके साल में एक बार होती है, इसलिए इसको हम एक वार्षिक कहा जाता है। इसको वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। जो वर्ष में जो 6 महीने में होती है उसको हम अर्धवार्षिक कहते हैं। 12 महीने का आता 6, तो 6 मासिक को अर्धवार्षिक कहा जाता है। बाद की वीरता को आगे बढ़कर स्वागत किसने किया। तो लहरों ने किया था, इसका उत्तर लिखेंगे हम लहरों ने। 9वां प्रश्न आपके, आजकल प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाता है। तो उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है। तो प्रकृति को ईश्वर का संदेशवाहक माना गया है। बांचना का मतलब क्या होता है। बांचना का अर्थ होता है पढ़ना, जैसे आप किताब बांचते हैं, किताब को पढ़ते हैं वैसे। और आपकी क्लास 8th के मैंने जो सभी टेस्ट डाल रखे हैं, सभी विषय के आपके टेस्ट डाल रखे हैं, और ऐप पे जाकर आप जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है उसमें आपको PDF का और ये आपके टेस्ट का सभी लिंक मिल जाएगा। 8वीं क्लास के सारे टेस्ट दे देना, आप जो अच्छे नंबर वहाँ से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 12, लेखक बदलू को क्या कहा करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बदलू काका कहता था। क्या कहता था उसको, बदलू काका कहता था। मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आकर्षित करना। आकर्षित करना इसका उत्तर हो जाएगा। एक और मुहावरे का अर्थ बताना आपको, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरे का
अर्थ बताना है एक तो आपको, एक आपको बताना है कमर कसना। कमर कसना भी मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, कमर कसना। और एक आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है आँखों का तारा। आँखों का तारा, इस मुहावरे का आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इन तीनों मुहावरों के अर्थ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मन मोह लेना, इसका तो उत्तर हो जाएगा आपके आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 14। लेखक और उसके साथियों को कहाँ की ट्रेन पकड़नी थी? तो जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी, इसका उत्तर हो जाएगा आपके जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने भिख मंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे हम प्यार लुटा कर जाते हैं। लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया? तो उसने जो 100 रुपये का नोट दिया था। अच्छा, आप कमेंट करके बताएंगे कि टिकट बाबू ने वापस लेखक को कितने रुपए दिए। ठीक है, टिकट बाबू ने वापस लेखक को कितने रुपए दिए, या आप कमेंट करके बता देना। फलना फूलना का मतलब क्या है? फलना फूलना, खूब आगे उन्नति करना। ठीक है, ये आपके प्रोग्रेस करना, उन्नति करना हो जाएगा। कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो कविता में जो सदियों से कहानी सुनाने का काम कर रही है वो बूढ़ी नानी सुनाती आ रही है। आपने भी अपनी बूढ़ी नानी से या फिर आपकी नानी से और अपनी दादी से कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी। 19वां प्रश्न आपकी, किसी भी मनुष्य को कैसा नहीं समझना चाहिए? तो किसी भी मनुष्य को जो कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी है जो यूनिक होते हैं दुनिया में, सभी है जो अलग तरह के होते हैं। नेक्स्ट है, एक गाली अनेक कब हो जाती है? जब हम उलट कर उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो उल्टा देने पर इसको जो एक गाली अनेक गाली हो जाती है। वापस उसको रिप्लाई देते हैं, गाली का जवाब गाली से देते हैं, तो उससे आगे से वापस वो 2 गालियाँ देता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। सुदामा शरीर से किस प्रकार से दिखते थे? तो बहुत ही दुर्बल दिखते थे। सुदामा शरीर से बहुत ही दुर्बल दिखते थे। कृष्ण की नगरी का क्या नाम था? तो कृष्ण की नगरी का नाम था द्वारका। ठीक है, द्वारका याद रखना है। कंटक शब्द का मतलब होता है, जो कंटक शब्द का मतलब होता है कांटे। कंटक का मतलब क्या होता है? कांटे होता है। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए? तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रोए थे। अगला प्रश्न बनता है आपकी 25वां। साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी, क्या आ गई थी? नई जागृति आ गई थी। अच्छा, ये जो पाठ है, इस पाठ का आपको बताना है कि ये पाठ कौन से राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसमें कौन से स्थान की बात इसमें की जा रही है। 26वां प्रश्न है, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में किसने बताया? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो बताया था वो सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, कि वो न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सेब के पेड़ के नीचे। न्यूटन जो था वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और फिर सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो फिर उसने सोचा कि ये जो सेब है ये सेब जो है वो नीचे क्यों गिरा, ठीक है, वो ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसा सोच के इसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और ये अपन साइंस में पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित खींचती हैं, तो इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये दिया था सर आइजक न्यूटन ने। इनका पूरा नाम है सर आइजक या आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम होता है। बल का मात्रक भी आपको पता होगा, न्यूटन ही होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, लाला जी अपनी विपदा किससे सुनाई? तो इनकी जो पत्नी का भाई था बिलवासी जी, उनसे सुनाई थी। इसका उत्तर करेंगे हम इसमें, बिलवासी जी से सुनाई थी। 28वां प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार बालकृष्ण किसके सहारे छीके पर चढ़े? तो ये अपने साथियों के सहारे चढ़े थे। इसका उत्तर करेंगे हम इनके साथियों के सहारे से। श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या लगता था? तो माखन खाना सबसे प्रिय लगता था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपने माखन खाना। क्या आपने भी माखन खाया है बचपन में? आप कमेंट करके बताना कि क्या आपने भी बचपन में माखन खाया है क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बालकृष्ण किसको लंबी और मोटी होने की बात करते हैं? तो चोटी की बात करें कि वो अपनी चोटी के बारे में कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा लंबी हो, सबसे मोटी हो, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ये आपने ऊपर बताया होगा, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। कमर कसने का मतलब क्या होता है? तैयार होना। बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो आकाश की सुनीता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। देखो ये 32 प्रश्न है और 32 में से आपके 8 प्रश्न आएंगे ये, तो इनमें से ही आपके जो 8 प्रश्न बन जाएंगे और इनको अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना है। और भी मैं मॉडल पेपर अपलोड करूंगा तो उनको भी देखना है, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे और उनसे ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। वीडियो को पूरे देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, आधे अधूरे वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी हम आपके अगला प्रश्न देखते हैं। भाग ब में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे उनके लिए। उसके लिए पहला प्रश्न बनता है, लेखक ने वृद्धा किसको कहा है? तो लेखक ने वृद्धा जो कहा था वो बस को कहा था। नेक्स्ट है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी कहा? तो डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी और विश्वसनीय बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के दो पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो फूल के दो पर्यायवाची, एक तो आपको पुष्प लिखना है, पुष्प फूल का ही पर्यायवाची होता है, और कुसुम जो होता है वो भी फूल का ही पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आपके जो प्रसून हैं वो भी फूल का ही पर्यायवाची होता है। जैसे राजस्थान का राज्य पुष्प, मैं इसका वाक्य में प्रयोग करके लिख लेता हूँ कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प है रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। ये राजस्थान का राज्य पुष्प है, रोहिड़ा है। राज्य वृक्ष कौन सा है? आप कमेंट करके बताना राज्य वृक्ष कौन सा है। राज्य पशु, राज्य पक्षी, ये सभी आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। कुसुम क्या है? तो इसमें कुसुम का भी जो आप इसमें बता सकते हैं। प्रसून है, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये तीसरा प्रश्न, ये इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि दीवानों के आने पर किसका मन हर्षपूरित हो जाता है। ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बादल के दो पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बादल के पर्यायवाची में आप लिखेंगे एक तो मेघ, क्या लिखेंगे? मेघ। एक लिखेंगे वारिद, अम्बुद। देखो पानी के जो पर्यायवाची होते हैं, पानी के पर्यायवाची में द लगा देते हैं तो फिर वो आपके बादल के पर्यायवाची हो जाता है। द का मतलब देने वाला, क्या देने वाला? पानी देने वाला। पानी देने वाला कौन होता है? बादल होता है। जैसे पानी के पर्यायवाची जिसमें आपके जल है, जल, अम्बु हैं, वारी हैं, तोय हैं, ठीक है, तोय, नीर हैं, ये सभी वो पर्यायवाची जो पानी के पर्यायवाची। इनके आगे अगर आप जो द लगा देंगे पीछे, है ना, जलद, अम्बुद, वारिद, नीरद, इस प्रकार से जो बनेंगे वो आपके पानी के से बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। लेकिन पानी के पर्यायवाची के साथ आप अगर ज लगा देते हैं तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ज का मतलब जन्म होना, जो पानी में जन्म देता है उसको जलज। जैसे जलज, जलज, अम्बुज, वारी, नीरज, ठीक है, नीरज, पंकज, ये सभी आपके पानी के, ये पानी से बनने वाले कमल के पर्यायवाची हैं। और दी लगा देते हैं, दी क्या है? दी, तो वो आसमान के पर्यायवाची हो जाता है। किसके? दी, वो आसमान के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको इसके बादल के दो पर्यायवाची याद रखना है, नीरज, वारिद है, अम्बुद है, इसके अलावा आपके मेघ हैं। नेक्स्ट फिर आपके जैसे मेघ का वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? आज जो आसमान में मेघ छा रहे हैं, ऐसा आप इसमें लिख लेंगे, काले काले मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो विदेश, विदेश का वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मेरा भाई विदेश में रहता है, या मैं विदेश घूमने जा रहा हूँ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। महिला, तो यह खिताब जो एक महिला ने जीता है। आप इनके अलावा भी और कोई अपने अनुसार वाक्य बना के लिख सकते हैं जिसमें ये वाले शब्द आने चाहिए। जरूरी नहीं कि आप यही याद करें, आपको इनसे और अच्छा आता हो तो वो भी बना के लिख सकते हैं। बस ये है कि आपके ये दोनों शब्द उसमें आने चाहिए। सातवां प्रश्न आपके, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध लिखिए। देखो अशुद्ध वाक्य है कि यह मेरा गाय है, तो गाय कभी मेरा नहीं होता है क्योंकि गाय जो स्त्रीलिंग है, तो मेरा के साथ में क्या आएगा? मेरी आएगा। यह मेरी गाय है, क्या हो जाएगा? यह मेरी गाय है, ठीक है। जैसे अगला है आपके अशुद्ध वाक्य है, राधा कहानी लिखता है। अब राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो लिखता नहीं आएगा, उसमें लिखती है आएगा, तो राधा कहानी लिखती हैं। जैसे मैं आपसे एक वाक्य देता हूँ, उसका आपको शुद्ध वाक्य बनाना है, ठीक है। वह मेरा किताब है, वह मेरा किताब है, ठीक है। आप इसको जो शुद्ध करके लिखना है, ये अशुद्ध वाक्य है, आप इसको शुद्ध करके कमेंट करके बता देखें। नेक्स्ट आप चलते हैं 9वें प्रश्न में। देखो 9वां प्रश्न है कि जंगल के दो पर्यायवाची लिख के इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा वन, तो वन का राजा कौन होता है? शेर होता है, शेर जंगल का राजा होता है। अरण्य, ठीक है, अभयारण्य, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, तो कानन है, ये आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपके 10वां है कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली थी। 11वां प्रश्न है कि माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती थी? तो वो देती थी कि वो दीर्घजीवी हो, वो लंबी आयु हो उनकी। सुदामा की दीन दशा के बारे में किसने बताया? तो सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को ये द्वारपाल ने बताया था। बस यात्री किस पर शक करने लगे थे और क्यों करने लगे थे?
तो ड्राइवर पर करने लगे, क्योंकि वे मान रहे थे कि उन्होंने ही उसने जो कंडक्टर को डाकुओं को बुलाने के लिए भेजा है। फिर आपके हैं 14 प्रश्न, साइकिल या चलाने के कोई 2 लाभ बताने हैं। एक तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा तनाव कम होता है और समय की भी बचत होती है। मान लो आप कहीं भी जा रहे हैं और आप जो बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसकी तुलना में आप जो साइकिल से जाएंगे आसपास में, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। इसमें भाग 3 में आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न आपके ये है कि मशीनी युग बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो मशीनी युग से एक तो बदलू का जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की जितनी भी जो महिलाएं थीं, उन्होंने सबने जो कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली जो लाख की चूड़ियाँ हैं, उनकी जो पूंछ थी वो न के बराबर हो गई थी, इनकी कोई इनको पूछता नहीं था। इसके कारण उसका जो पैतृक धंधा था वो धीरे धीरे बंद हो गया था और धंधे से होने वाली आय वो धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। ये इनका जो प्रमुख इसमें परिवर्तन आया था, बदलाव हुआ। देखो अगला प्रश्न आपकी कि शाम वाली बस पूजा की योग्य क्यों माने जाने लगी। तो देखो शाम वाली जो बस थी वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसको एक व्रत के रूप में दिखाई देने लगी। ठीक है, वो एक व्रत के रूप में दिखाई देने लगी, जिसका अंग अंग जो क्षीण हो चुका था। लेखक को लगा कि यदि हम इस पर सफ़र करेंगे तो इसको कष्ट होगा, इसलिए वह पूजा के योग्य माने जाने लगा। नेक्स्ट आपके तीसरा प्रश्न है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है। देखो हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का तात्पर्य ये है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस ओर केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है। उनके जोश भरे जो उठे कदम से सारे वातावरण में धूल छा जाती है। ये कवि का जो प्रमुख आशय हैं। अगला प्रश्न आपका ये चौथा है कि भगवान की डाकिए कविता में क्या संदेश दिया गया है। देखो एक मैंने आपके क्वेश्चन पूछा था जिसका उत्तर आपने कमेंट कर दिया होगा कि भगवान की डाकिए कविता के जो लेखक हैं उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो देखो क्या संदेश देती है ये कविता। तो भगवान की डाकिए कविता से आपको ये संदेश मिलता है कि हमको ये संदेश मिलता है कि हमें स्वार्थ और अपने पराई की भावना को छोड़कर सबके साथ समानता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि हमारे कार्यों की महक चारों ओर फैल जाए। तो ये भगवान की डाकिए कविता के माध्यम से कवि अपना संदेश वो देना चाहता है। देखो अगला प्रश्न ये है कि कबीर ने कैसी भक्ति को निष्फल बताया है। तो कबीर ने भक्ति के संबंध में बताया कि जब मन तो 10 दिशा में घूम रहा हो और माला हाथ में हो और जीभ मुख में चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो होने वाली भक्ति उसको भक्ति नहीं कहा जाता, उसको दिखावे की भक्ति कहते हैं। यानी कि आपका मन उस जगह जो है नहीं और आप जो भक्ति का काम कर रहे हैं। 10 दिशाओं का मतलब होता है बहुदिशी का मतलब होता है 10 दिशाओं में। अगला प्रश्न आपका ये कि श्री कृष्ण के पास लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे। देखो श्री कृष्ण के पास सुदामा जब लौटे थे तो उस समय इसलिए वो दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की थी, लेकिन उनकी आशा के अनुरूप कृष्ण ने उनकी सहायता नहीं की थी और उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया था। इस कारण वो बहुत ही दुखी थे। ठीक है, वो खाली हाथ लौट आए थे, इस कारण वो बहुत ही दुखी थे। अपना अगला प्रश्न आता है साइकिल आंदोलन चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई। देखो शुरू में जो पुरुष साइकिल चलाने वाली जो स्त्रियां होती थी उन पे फप्तियाँ कसते थे। इस तरह साइकिल चलाने वाली महिलाओं को वे परिवार का कलंक और अपराधी मानते थे और स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण एक मानसिक और शारीरिक कष्ट उनको सहन करना पड़ा था, लेकिन यह कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए थे। तो ये वाली लाइनें आप इसमें लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर उसमें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि बिलवासी जी ने अंग्रेज से सौदा कैसे पटाया। देखो म्यूजियम वाले भी इस जो लोटा था उसको खरीदना चाहते थे, इसलिए इसकी जो इसकी ऊंची बोली लगाएगा वह उसको खरीद के ले जाएगा और इस आधार पर जो अंग्रेज ऊंची बोली लगाकर लोटे को खरीद लेता है और इस प्रकार उसने जो अंग्रेज से अपना सौदा पटा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि गोपी ने यशोदा को यह उलाहना क्यों दिया कि क्या तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। तो क्योंकि श्री कृष्ण जी की जो शिकायतें वो बहुत ही आती थी, क्या आती थी, उनकी शिकायतें वो बहुत ही ज़्यादा आती थी। अगला प्रश्न अपना है कि बूंद ने पृथ्वी के भीतर कैसे दृश्य का वर्णन किया। तो देखो बूंद ने पृथ्वी के भीतर उस दृश्य का वर्णन किया जो ठोस नहीं था। वहाँ बूंद ने बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें देखी और अनेक प्रकार की उसने धातुएं देखी थी जो कि इधर उधर बह रही थी। इस प्रकार से जो बूंद ने अपने पृथ्वी के भीतर के दृश्य का वर्णन किया था। अगला प्रश्न आपका ये कि सांप मन ही मन खुश क्यों होता था। देखो सांप गुफा में रहता हुआ किसी से कोई संबंध नहीं रहता था उसका,
न ही किसी से उसका कोई लेना देना था। वह भागदौड़ और छीना झपटी से दूर होने के कारण वह मन ही मन में बहुत ही खुश रहता था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके सांप है जो मन ही मन में खुश इसलिए रहता था क्योंकि वो भागदौड़ भरी जिंदगी से बहुत ही दूर था। अगला प्रश्न आपका ये है कि बाज अपने जीवन से संतुष्ट क्यों था। देखो, बाज अपने जीवन से इसलिए संतुष्ट था क्योंकि बाज ने अपना संपूर्ण जीवन सभी सुखों को भोगते हुए और वीरपूर्वक जो उसने जीवन जिया था। उसने अपनी इच्छा के अनुरूप आकाश को ऊंची ऊंची जो उड़ान है वो भरी थी और अंत समय में घायल अवस्था में भी उसे खुले आकाश में उड़ान भरने की चाह थी। वह अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट था। अगला प्रश्न आपके ये है जो जल संरक्षण से संबंधित आएगा। आपके घर के पड़ोस में जल का दुरुपयोग हो रहा है तो आप उनको कैसे रोकेंगे। देखो भाई, जल का दुरुपयोग होता है तो हम उसको समझाएंगे कि जल का सदुपयोग करने वाले उसमें उनको समझाएंगे कि जल का सदुपयोग करना चाहिए, जल ही जीवन है। ठीक है, इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको साफ पानी नहीं मिलेगा। पानी को व्यर्थ में नहीं फैलाना चाहिए। इससे जब बाहर पानी फैलता है तो उससे अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है, पानी इकट्ठा होता है, मच्छर पनपते हैं और कई सारी जो बीमारियां वो ऐसे जल जनित रोग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने दैनिक कार्यों के अंदर जो सीमित मात्रा में जो जल का संरक्षण करते हुए पानी का उपयोग करना चाहिए और आने वाले कल के लिए जल को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां लिखनी है। ये तो हर विषय में आपके इंपॉर्टेंट बनता ही है। देखो, पहला तो ये कि आपको सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए। सड़क पर जितने भी यातायात के चिन्ह लगे हुए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का आपको उपयोग करना चाहिए। देखो, अगला प्रश्न आपकी कि सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है, लिखिए। तो पहला कारण तो आपकी ये है कि तेज गति से वाहन चलाना, गति सीमा से अधिक वाहन को चलाना। दूसरा है कि जो ट्रैफिक नियम है उनको तोड़ने के कारण, ठीक है, उसके तोड़ने के कारण। और तीसरा नियम है कि नशे में गाड़ी चलाना या गाड़ी चलाने के दौरान नींद आ जाना। चौथा कारण है कि सड़क का खराब होना, खराब सड़क होने के कारण भी कई बार जो एक्सीडेंट हो जाते हैं। पांचवा कारण है कि अपनी गाड़ी का खराब होना, कई बार जो गाड़ी खराब होती है उसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सभी ये जो कारण है जिनके कारण ये जो दुर्घटनाएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है आपके ये कि सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं, कोई 5 कर्तव्य आपको बताना है। तो देखो, सड़क सुरक्षा से संबंधित जो प्रमुख कर्तव्य अपना ये है कि एक तो सड़क पर जो दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना स्थल पर बचकर जो यात्रा की जगह है जो दुर्घटना स्थल से बचकर जो यात्रा की जगह जो सहायता करनी चाहिए, यानी कि उससे बचना नहीं चाहिए, जो भी दुर्घटना हो गई है उसकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा ये है कि लोगों को गलत जगह पर गाड़ी पार्किंग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गाड़ी शुरू करने के समय जो मोबाइल पर बातें करना आदि दुष्परिणामों से जागरूकता करेंगे उनको। ठीक है, और तीसरा ये कि सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन और अन्य लोगों का साथ नहीं देंगे। फिर आपके अगला है ये सड़क पर जो गाड़ी, जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस है तब तक ही हम गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि आपके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप जो सड़क सुरक्षा में यातायात के नियमों का पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली। देखो, महिलाओं द्वारा जो साइकिल चलाने की जो सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली, तो ये हम देख लेते हैं इसमें कि महिलाओं का मानना है कि साइकिल चलाने से उनमें आत्मनिर्भरता का विकास हुआ है। जब उन्हें अपने कार्यों हेतु पुरुष पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना है, पानी भरना है, सामान लाना है, ये सारी कार्य वो आसानी से जो साइकिल के द्वारा कर लेती थी और कई बार तो जो बच्चे भी उनका ये साथ देते थे। तो इस प्रकार से इनको सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी। और फिर धीरे धीरे जो है वो, वैसे तो गांव में तो शुरू में तो उनको साइकिल चलाना शुरू किया था जब महिलाओं ने, तब उनके साथ में जो गंदी टिप्पणियां करते थे और वो जो रूढ़िवादी तरीके से, परंपरागत तरीके से उनके साथ में जो बर्ताव करते थे। लेकिन वहाँ की जो महिलाएं थी वो साइकिल चलाने हेतु दृढ़ रही और उन्होंने कुछ भी कहने पर परवाह नहीं की और धीरे धीरे साइकिल चलाने की इनको सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी। अगला प्रश्न आपका ये है, 18वां प्रश्न है कबीर ने घास के माध्यम से क्या कहना चाहा है। तो देखो, कबीर घास के माध्यम से कबीरदास जी ने इससे स्पष्ट किया है कि यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें पीड़ा होती है, इसलिए हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी हमसे छोटा है या हीन है तो हर स्तर पर उसमें कुछ न कुछ एक अच्छाई ज़रूर होती है, उसको कम नहीं आंकना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया। तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने बड़े ही आकर्षक तरीके से किया है। लेखक बस पर व्यंग करते हुए कहता है कि हमें लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। बस का हर हिस्सा एक दूसरे से पूरी तरह से असहयोग कर रहा था और पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस प्रकार से उसने आकर्षक तरीके से उसका व्यंग्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है कि आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी। देखो, आजकल ईमानदारी से काम करने वाले को मूर्ख समझा जाने लगा, इसलिए छली कपटी व्यक्ति ईमानदारी की परवाह न करके वो जो आगे आगे फल फूल रहे हैं। ऐसे माहौल में जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था धीरे धीरे हिलने लगी है। अगला प्रश्न ये कि जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तब उनकी पत्नी जाग जाती है, तो क्या होता है। तो देखो, इसमें जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती हैं। तो चोरी जैसा जो घिनौना काम करने पर उन्हें अपने पत्नी के सामने जो शर्मिंदा होना पड़ता है, तो इसमें हम लिखेंगे उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। अगला प्रश्न आपके ये बनता है कि बदलू का चूड़िया बेचने का तरीका क्या था। तो उसका चूड़िया बेचने का जो तरीका था वो वस्तु विनिमय वाला था। चूड़िया कैसे बेचता था, वो वस्तु विनिमय वाला था। वो वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु देना। वो चूड़िया बेचता था, उनको देता था और उसके बदले में वो पैसे न लेकर के अनाज के बदले उनको चूड़ियाँ देता था। तो वस्तु विनिमय के माध्यम से वो चूड़िया बेचने का कार्य करता था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज को किस बात का शौक था। देखो, अंग्रेज जो था उसको पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक था, इसलिए उसने जो वो लोटा खरीदा था, अकबरी लोटा खरीद लिया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ दोपहर को ही माखन चोरी करने क्यों जाते थे। देखो, इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ दोपहर में इसलिए माखन चोरी करने जाते थे क्योंकि उस समय जो भी गोपियाँ थी, जितनी भी और घरों में औरतें थी, वो आराम कर रही होती थी। वातावरण एकदम बिल्कुल शांत होता था, इसलिए यही समय जो माखन चुराने का उत्तम समय होता था। इस कारण जो दोपहर को ही वो माखन चुराने जाते थे। अगला प्रश्न ये है कि माँ यशोदा ने चोटी बढ़ाने को कृष्ण को क्या प्रलोभन दिया था कि आपकी जो चोटी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए क्या किया था। तो देखो, माँ यशोदा ने कृष्ण जी को प्रलोभन दिया था कि कच्चा दूध पीने से उनकी चोटी लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये प्रलोभन देकर उनकी चोटी बढ़ाने की बात करती थी। अगला प्रश्न आपकी है कि उदय शब्द का विलोम लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो उदय का मतलब क्या होता है, अस्त होता है। तो उदय का विलोम हो जाएगा अस्त, और उसका जो वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा हम इसमें वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। फिर आपके 28वें प्रश्न में आपको 3 पर्यायवाची लिखना है। जैसे अमृत का, तो अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे सुधा है, सोम है और पीयूष है। ठीक है, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। तालाब के पर्यायवाची बताने तो सरोवर हैं, जलाशय हैं, ताल हैं, सरवर हैं, ये सभी आपके पर्यायवाची हैं। एक आपको मैं कुछ शब्द और देता हूँ जिनके आप कमेंट बॉक्स में इनके पर्यायवाची लिख के बताएंगे। एक तो आपको आँख का पर्यायवाची बताना है, एक आपको सूर्य के पर्यायवाची बताना है, एक आपको पृथ्वी के पर्यायवाची बताने। 3 पर्यायवाची इनके आपको कमेंट करके बताना है। अगला जो प्रश्न आपके ये कि बस के स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वो इंजन के भीतर बैठे हुए, इंजन के अंदर बैठे हुए, ऐसा उनको क्यों लगा। तो इसका कारण क्या था, लेखक कहता है कि जब बस के स्टार्ट होते ही वो इतना शोर कर रही थी कि मानो उन्हें लगा कि इंजन आगे नहीं, फिर तो बस पूरी बस है जो पूरी बस में लगा हुआ है, यानी कि जो इंजन है वो आगे नहीं लग कर है, जो पूरी बस में लगा हुआ है, ऐसा वो शोर कर रहा था। यानी कि बस का जो इंजन था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था और इससे पूरी बस हिलने लगी थी और इसलिए उन्हें लगा कि वह सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हुए हैं। तो ऐसा आपको जिस वाले क्वेश्चन में आंसर लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कविवर जो थे रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। ऐसी प्रार्थना भगवान से उन्होंने की। आपको पता होगा कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना राष्ट्रगान लिखा था, जन गण मन जब बोलते, वो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही लिखा था। जबकि हमारा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। जब हम बोलते वंदे मातरम, वो वाला जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। वंदे मातरम किसने लिखा अपना राष्ट्रगीत।
अगला प्रश्न है अपने यहाँ पे 31वां प्रश्न ये कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो देखो समाचार पत्रों में हम सुनते हैं प्रतिदिन कि ठगी डकैती चोरी तस्करी भ्रष्टाचार इनके समाचार है जो भरे पड़े रहते थे। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा ही वातावरण बन गया था कि लगता है कि देश में कोई ईमानदारी आदमी रहा ही नहीं, और यह सब देखकर लेखक के मन में जो ये सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। ठीक है, लेखक का मन है वो बैठ जाता है। अगला प्रश्न आपके हैं 32वां प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो पानी का जो जन्म है वो हजारों वर्षों पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया से होता है। इन दोनों गैसों ने आपस में मिलकर भाप अथवा वाष्प का रूप धारण किया, और यह वाष्प गर्म पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है, और इसी वाष्प के अत्यधिक ठंडे होने पर ठोस बर्फ अथवा बर्फ के पिघलने पर पानी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय मार्ग में सुदामा ने क्या क्या जो सोचा था, क्या क्या सोचते जा रहे थे। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा जो है मार्ग में सोचते जा रहे थे कि वह अपने दुख दर्द को मिटाने के लिए श्री कृष्ण के पास गए थे, पर उनसे कुछ कह नहीं सके। उनके अभाव तो उनके पहले जैसे ही रह गए। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी गरीबी अब भी ज्यों की त्यों ही थी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से सहायता तो मांगी ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बनता है 34वां। अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवयित्री क्या कहना चाहती हैं। तो देखो, अंतरिक्ष के पार से आने वाली आती बस के बारे में कवयित्री कहती हैं कि अंतरिक्ष के पार वह बस आने वाली है जो नई खोज हेतु गई थी। वह उन बचे हुए लोगों का समाचार लाएगी जिन्होंने हिम्मत न हारकर मृत्यु से जूझते हुए अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। वैसे तो इसका उत्तर आपको खुद लिखना है, क्योंकि आपका दिमाग अलग चलता है, आपके दिमाग में अलग विचार आते हैं कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, आने वाले समय में अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो आप इसमें लिख सकते हैं अलग से, और आपके अनुसार तो ये लिखना ही है। तो हमारे सपनों का भारत हिंसा और बुराइयों से रहित होना चाहिए, यानी कि उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसमें अहिंसा होनी चाहिए, उसमें शांति होनी चाहिए, और बुराइयों से रहित होनी चाहिए, अच्छाइयाँ होनी चाहिए। लोगों में आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए, लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहने चाहिए। इस प्रकार अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, कैसे लिखना है, वर्णन करना है। तो देखो, सड़क की स्वच्छता नियमित हो, सड़कों को स्वच्छ रखना चाहिए, नियमित सफाई होना चाहिए, सड़क पर नियमित झाड़ू लगाना चाहिए। और बारिश के समय जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो इससे आने वाले लोगों की परेशानियाँ होती हैं। साथ ही पानी जब सड़क की आजू बाजू नालियों में भर जाता है तो उससे गंदे पानी में मच्छर और लार्वा पनपता है, तो उस क्षेत्र में जो बीमारियाँ फैलती हैं। तो इन सभी से दूर रखते हुए नियमित सड़क की सफाई स्वच्छता रखनी चाहिए, और रोड पर जो गड्ढे नहीं रखने चाहिए। देखो, आपकी निबंधात्मक प्रश्न आपकी ये है कि निम्नलिखित दोहे का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग में आपको लिखना है कि ये जो आपको पहले दोहा देख लेना है, कबीर गास न नींद दिए जो पहु तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुल्हेली होय। तो ये दोहा कौन से पाठ से लिया गया है, कौन सी किताब से लिया गया है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत जो दोहा है वो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ कबीर की साखियों से लिया गया है, और इसमें कबीरदास जी ने जो किसी को कम ना आंकने की जो इसमें वर्णन किया गया है, किसी को जो अपने से छोटा या हो तो उसको हीन या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। फिर इसकी व्याख्या में इसका अर्थ लिखना आपको, कबीर घास न नींद दिए जो पऊ तली होई। घास का मतलब यहाँ पे तुच्छ चीज़ों से है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ यदि आपके पाँव से नीचे भी हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी अगर आपकी आँख में पड़ जाए तो बहुत तेज़ दर्द होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है, इसलिए हमें उसके महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको उसमें वर्णन कर देना है। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपके किताब का ये, आए बंद कर उल्लास अभी आंसू बनकर वह बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें आपको लिखना है कि ये जो इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत के जो पाठ है दीवानों की हस्ती नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, ये आप इसमें लिखेंगे। फिर इसमें जो इसका बताएंगे कि इसमें
आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर चले गए। वे जिस स्थान पर भी जाते हैं तो एक उल्लास बनकर सब में जोश भर देते हैं, लेकिन जब वहाँ से जाते हैं तो सबको जो आंसू की तरह वहाँ से अफसोस होता था लोगों को। तो इसमें इस प्रकार वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या क्या करेंगे, तो आए बनकर उल्लास सभी, अभी आंसू बनकर चले गए। तो इसमें आप लिखेंगे कि वे किसी जगह जाते हैं तो एक उल्लास की तरह उसमें सब में जोश भर देते हैं, और वे कहीं पे भी जाते हैं तो आंसू की तरह वो जब वहाँ से जाते हैं तो आंसू की तरह जाते हैं, पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं और उनके चले जाने का। ऐसे लोग कहीं भी ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑल नाइस थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज। इसका मतलब ये हुआ कि हर अच्छी बात की जो मियाद है वो छोटी होती है, इसलिए जब कोई अच्छी बात होती है तो लगता है कि वह बहुत थोड़े समय के लिए टिकती हैं। तो जाहिर है कि उसके समाप्त हो जाने से कोई इसमें दुखी हो जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या करनी है आपको, जहाँ कोई कर रहा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। तो इसमें ये जो है आपकी कहाँ से लिया गए हैं, ये आपकी यह सबसे कठिन समय नहीं कविता से इसको लिया गए हैं। इसमें कवित्री आपको पाठ का नाम इसमें लिखना है कि यह कौन से पाठ से ली गई है। फिर आपके एक गद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा, नहीं लला काम तो कोई सालों से बंद है, मेरी बनाई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांस का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है और खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। तो इसमें आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे बदलू की बढ़ई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई थी, तो इसका कारण ये कि मशीनी युग आ गया था। उनकी सुंदरता है जो कांच की चूड़ियों से कम होती है, इसलिए उनकी चूड़ियों को की जो पूंछ है वो धीरे धीरे कम हो गई है। नेक्स्ट है मशीनी युग के बारे में बदलू काका ने क्या कहा। तो मशीनी युग के बारे में बदलू काका ने कहा कि आजकल सारे काम मशीनी युग आ गए हैं और आजकल जो सारे काम है मशीन से होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। तो इस कारण से इसमें सुंदरता जो होती है मशीनी युग के कारण, वो कांच की चिड़ियों में जो सुंदरता होती है वो लाख की चिड़ियों में कहाँ होती है। नेक्स्ट है निम्न के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। चालू का हो जाएगा बंद और बद्दापन का हो जाएगा सुंदरता। गांव गांव में किसका प्रचार हो गया था, तो इसमें कांच का प्रचार हो गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है पठित गद्यांश है कि इस देश के कोटि कोटि जन दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने में लक्ष्य प्रेरित हो। जिन लोगों का इन कार्यों में लगना है उनका मन सब पवित्र नहीं होता है, पराये वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि दरिद्र जनों के लिए बनाए गए कानून फायदों का उद्देश्य क्या है। तो इसका मतलब ये है कि वो कृषि, उद्योग, इन सभी को जो उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। नेक्स्ट है किसका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। तो जिन लोगों का मन कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य इनकी स्थिति को उन्नत और सुचारू बनने में लग जाता है, उनका मन है जो सब समय जो पवित्र नहीं होता है और वो लक्ष्य को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताना है। तो वतन का हो जाएगा देश, वतन का हो जाएगा देश, ये समानार्थी शब्द देश हो जाएगा। आनंद, आनंद का हो जाएगा, आनंद का हो जाएगा इसमें आपके सुख, आनंद का क्या हो जाएगा इसमें सुख हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके गद्यांश से साइकिल चलाने में बहुत आर्थिक निहितार्थ थे, इनसे आय में वृद्धि हुई और यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी कार्य अन्य उत्पाद बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे इससे समय मिल जाता है कि सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तीसरा इससे ये है कि और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। तो साइकिल चलाना कब महत्वपूर्ण होता है, साइकिल चलाना कब महत्वपूर्ण है। तो साइकिल चलाना एक तो आपके खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यह लाइन आई थी बीच में, इसका उत्तर आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट है ग्रामीण महिलाओं का ध्यान किस पर केंद्रित हो जाता है। तो उन्हें इतना समय मिल पाता है कि वे सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नेक्स्ट है साइकिल चलाने का पहला लाभ क्या है। तो पहला लाभ तो ये है कि साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में होने वाला जो उनका समय खर्च है, समय व्यय है, वो बच जाता है।
कुछ इनके विपरीत शब्द लिखने आपको, जैसे विपरीतार्थक शब्द अनिश्चित का निश्चित हो जाएगा और व्यय का हो जाएगा आय। फिर आपके इंपॉर्टेंट जो आपके ये 7वां 8वां 9वां 10वां प्रश्न है, इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आप जयपुर निवासी रमेश हैं, आप अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक महोदय जी को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है तो प्रार्थना पत्र लिखना है। दूसरा है कि रामपुरा की छात्रा राधा है, चचेरे भाई के विवाह में जाने हेतु 3 दिन का अवकाश आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र तो मैं आपके एक अलग से वीडियो में आपको समझा दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। फिर आपके निबंध देखना है तो निबंध एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है, इसके अलावा बाल विवाह है, स्वच्छता ही जीवन है, युवाओं में इंटरनेट का बढ़ता प्रचलन है, इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का भी देख लेना, और किसी मेलन का वर्णन आ सकता है, त्यौहार का पूछ सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ये इंपॉर्टेंट है एक तो, और यदि मैं सरपंच होता या मैं प्रधानमंत्री होता तो इस पर भी एक आपके निबंध बन सकता है। फिर आपके किसी विषय पर निबंध लिखना है तो योग स्वास्थ्य की कुंजी है, कंप्यूटर का महत्व है, पर्यावरण संरक्षण और कोरोना महामारी, ये इंपॉर्टेंट आपके निबंध है। इनमें से आपको अच्छे से तैयार कर लेना, आपकी पासबुक में दे रखे होंगे, नहीं हो तो आपको कमेंट कर देना है, मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूँ। देखो अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश का आपको जो सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें ये दे रखा है कि जाति ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो ये किस पाठ से ली गई है, तो इसके आपको सप्रसंग लिखना है। तो देखो प्रसूत जो साखी है हमारी पाठ की जो किताब है अपनी वसंत, उसका भाग 3, उसके में कबीर की साखियाँ नामक पाठ है, वहाँ से ली गई है। इसके रचयिता कौन है, तो संत कवि कबीरदास जी हैं, और संत कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति पाति पर ध्यान न करके उससे गुण ग्रहण करने की बात करने की पे वर्णन किया गए हैं। फिर इसमें आपको वर्णन करना, व्याख्या करनी है। कवि कहता है कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, वे जाति पाति की भावना से बहुत ऊपर उठते हैं और उठे हुए होते हैं, वे तो ईश्वर की भक्ति में रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें अधिक से अधिक ग्रहण करनी चाहिए। वैसे भी जाति और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता है, मनुष्य के लिए जाति नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, हमें म्यान का मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली काम तो तलवार ही आती हैं, तलवार को ही तो काम में लेना है, म्यान को तो केवल उसको रखने के लिए रखा जाता है। इसी तरह से जो जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा वर्णन आपको इसमें कर लेना है। 14वां क्वेश्चन है कि गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था, लहरों का गर्जन आकाश में छिपती हुई पहाड़ियों, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदी भी गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन से होते हुए भी सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता, सबसे अलग सबसे दूर अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना देना, दुनिया की भागदौड़ और छीना झपटी से दूर है, सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। तो इसमें आपकी कुछ क्वेश्चन है कि सांप मन ही मन में क्यों खुश था। इसका कारण है कि सांप मन में इसलिए खुश होता था क्योंकि इस गर्जन तर्पण के होते हुए भी वह बहुत सुखी और सुरक्षित होता था। दूसरा है आपके सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था, तो सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था कि इस भागदौड़ और छीना झपटी दुनिया से बहुत ही दूर था, किसी से कोई लेना देना नहीं था, वह अपनी गुफा का वो स्वामी था। और सांप का ये सभी जो भागदौड़ की दुनिया से दूर होना, छीना झपटी दुनिया से दूर होना सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। सांप गुफा में बैठा बैठा क्या देख रहा था, तो सांप गुफा में बैठा बैठा लहरों की गर्जनें देखता था, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियों की टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदियों की गुस्से से भरी आवाज़ें सुनता था। ये सारे काम देखकर वो बने मन बहुत ही खुश होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताना, विलोम बताना है। दास का हो जाएगा गुलाम, इसका हो जाएगा स्वामी मतलब उसका मालिक। असुरक्षित का हो जाएगा सुरक्षित। आपको बताना है उत्तीर्ण का विलोम या फिर इसका बताना आपको विपरीतार्थक। नेक्स्ट है आपके कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार, अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर इसमें से आपको कोई एक निबंध तैयार करना है। 21वीं सदी का भारत, बालिका शिक्षा, जल है तो कल है और मेरा प्रिय शिक्षक। तो ये तो था आपके हिंदी का पूरा जो क्वेश्चन बैंक। आगे की वीडियो में आपका जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है उसके मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपके करवाऊंगा। ये सारे के सारे मैंने आपके करवा रखे, इसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे इसके भी, और इसके अलावा आपके जो आंसर आएंगे स्टोरी वगैरह सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपके ये सामाजिक विज्ञान का है, तो ये सामाजिक विज्ञान के भी सभी प्रश्नों के इसी प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी PDF आपको अपने ऐप से प्राप्त कर लेनी है, और ये आंसर वाली PDF भी मैं आपको वहाँ पे डाल दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। फिर ये है अपने साइंस वाली, ठीक है, साइंस वाली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये विज्ञान वाली हैं, तो विज्ञान के भी आपको सभी के सभी जो अच्छे प्रकार से देख लेने आंसर, क्वेश्चन आंसर, इन सभी के उत्तर आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये 5-6 ही सब्जेक्ट के आंसर क्वेश्चन बैंक अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर उसमें आ जाएंगे। फिर आपकी ये गणित का तो मैं पूरा सोल्व करवाऊंगा, उसका जो चैनल है इसके पूरा वीडियो आपको मिलेगा। वैसे सभी विषय के पूरे वीडियो मिलेंगे, लेकिन गणित का मैं आपको डिटेल से वीडियो देने वाला हूँ। सभी आपकी जो क्वेश्चन है उनको एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा, तो इसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। सारे क्वेश्चन करेंगे, रिक्त स्थान, मिलान करने वाले, सत्य असत्य, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। और संस्कृत के भी मैं आपके सभी विषय जो क्वेश्चन है उन सभी के आंसर आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो सभी के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना, और ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे दे रखा है। ऐप के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे टेस्ट आसानी से बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपने सभी स्कूल का जो ग्रुप्स है उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं ये कमेंट करके बताना, और आपके स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, आपके स्कूल का नाम क्या है ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।